जी हाँ मित्रों, खुश है ज़माना आज पहली तारीख है, मीठा है खाना आज पहली तारीख है। दैट इज़ वैलिड फॉर द एंटायर ज़माना बट फॉर नॉट यूपीएससी एस्पायरेंट। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज पहली तारीख है का मतलब हुआ यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 208 दिन ही बाकी हैं, 208 डेज आर लेफ्ट। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, सीसेट, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब करना है। सो आई होप कि अब आप ये सब त्यौहार और छुट्टियां और वेकेशन के मूड से बाहर आ गए हैं और दमखम से डिसिप्लिन के साथ तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, ये जो हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं उसमें से हर सोमवार रात 8 बजे मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ होती है। कल रात भी हुई थी। उसमें लाइव टेस्ट में जो 1 से 10 नंबर आए उन सबको बधाई। भाई करण, ऋत्विक, अंजलि ये 1, 2, 3 रैंक पर हैं। फिर मोहित, पाकी, पल्लवी, मेघा, तान्या, मुस्कान और अखिलेश रैंक 10 पे। बाकी भी सब लोग को बधाई। आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो दे सकते हैं, फ्री है सब। इससे पहले वाला जो मैंने पोस्ट डाला होगा उसके लिंक आप देख लो, वरना इस पोस्ट के अंदर भी मैं वापस से लिंक डाल देता हूँ एंड में। खैर आते हैं हम लोग बात पे कि करंट अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद एडिशन, पेज 1 पे एडवर्टाइजमेंट, 2 पे एडवर्टाइजमेंट, पेज 3 विराट कोहली जो होटल में रुका था उस होटल रूम का किसी ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाला और कोहली कह रहा है कि आई एम फीलिंग पैरानॉइड अबाउट प्राइवेसी। तो भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी, सोशल मीडिया का न्यूसेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब मुद्दे आपने पहले से तैयार करने हैं एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब क्योंकि कोहली ने ये बोला इसलिए ये करंट अफेयर्स का मुद्दा हो गया और इसलिए हमको तैयार करना है। अगर आपका ऐसा रिएक्शनरी एटीट्यूड होगा तो हमेशा आपकी तैयारी बिखरी बिखरी रहेगी। कंसोलिडेटेड होना चाहिए कि आज मैंने पढ़ा तो पॉलिटी सब्जेक्ट का इतना कंप्लीशन है, इतने चैप्टर्स बाकी हैं, उस हिसाब से सिस्टमेटिकली चलो तो आपके हक में होगा, वरना कल्याण होना मुश्किल है। तो आगे बढ़ो। पेज 4, 5 पर कुछ नहीं। पेज 6 मित्रों, ये गुजरात में मोरबी सिटी के मच्छू नदी के ऊपर जो वॉकिंग ब्रिज था वो टूट गया, 100 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई है। उस सिलसिले में गुजरात में शोक दिवस मनाया जाएगा। मतलब ध्वज को आधी अर्धस्तंभ पे लगाया जाएगा हर एक सरकारी बिल्डिंग पे, और कोई भी सामूहिक जलसे नहीं होंगे इत्यादि। इसके अलावा 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जन्म जयंती, उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में केवड़िया सिटी के करीब है, तो वहाँ वो इलाका और वहाँ पर नाम दिया गया एकता नगर, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने मनाया। पेज 8 कॉलम्स, वहाँ पर भी ये मोरबी डैम के बारे में, माफ़ कीजिए मोरबी के पुल के बारे में। अब यहाँ पर एक पॉलिटी की थियरी दी गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्विटूर। हमें वो लैटिन शब्द याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो ऐसा कहना चाहता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है कि जहाँ पर कोई मशीन, कोई इमारत, कोई ब्रिज, कोई वाहन में गड़बड़ी के चलते जो दुर्घटना हुई, तो अगर उसका जो ऑपरेटर है वो खुद से जब तक खुलासा नहीं देगा तब तक हमने ये मानना होगा कि वही दोषी आदमी है जिसने इस जो भी बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी का सही से रख रखाव नहीं किया था और इसके लिए ये एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी कॉलम है जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। एक तो होता है हाइब्रिड क्रॉप, संकर प्रजाति। वो कैसा है कि चावल की एक प्रजाति है और दूसरी प्रजाति, दोनों का मिलन करो तो ये माँ और बाप में जो भी गुड क्वालिटी होगी कि एक वैरायटी उसके दाने लंबे होते हैं, दूसरी वैरायटी को पानी कम चाहिए, तो इन दोनों को मिलाकर जो हाइब्रिड करके नया बच्चा पैदा हुआ, उस हाइब्रिड वैरायटी के अंदर दाने भी लंबे होंगे और पानी भी कम मांगे, तो उसे हमने कहा हाइब्रिड, संकर प्रजाति। उसके मुकाबले जीनेटिकली मॉडिफाइड क्या, जनिरिक रूप से, कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि चावल की 2 वैरायटी माँ और बाप हैं और उसमें से बच्चा पैदा हुआ। यहाँ पर ऐसा होगा कि एक मान लीजिए चावल की प्रजाति है और दूसरा कोई बैक्टीरिया, वायरस, चूहा, इंसान, उसका डीएनए है, उन दोनों को मिला के तीसरी चीज़ बनाई जाए तो वो हो गया जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कॉटन, कपास या रुई, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया का जीन मिला दो और जो नया जीनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, या जिसे हम कहते हैं बीटी कॉटन, बेसिलस थुरंजिनेसिस ऐसा कुछ नाम है उसका, उसमें खास बात क्या है, वो कॉटन ऐसा होता है कि अगर कोई कीटक, पेस्ट उसे खाएगा तो वो प्रोटीन ऐसा होता है कि उसके पेट में कुछ जहर चला जाएगा और वो मर जाएगा। तो अपने आप आपको पेस्टिसाइड यानी जंतुनाशक या कीटनाशक दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं, वो कॉटन खुद में ही जंतुनाशक हो गया। तो ऐसी अगर आप चीज़ लगाते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि एक तो पेस्टिसाइड दवाइयों का खर्चा कम हो गया फार्मर का, और कोई भी इस फसल को कोई जीव जंतु बर्बाद नहीं कर पाएगा, तो अपने आप पैदावार बढ़ जाएगी और उससे फ़ायदा होगा।
तो ऐसे बीटी कॉटन को तो भारत में अनुमति है। इसके अलावा और भी चीज़ों को परमिशन मिले उसके लिए मामले चलते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 में बना, उसके नीचे एक स्टैट्यूटरी कमिटी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GEAC। तो इसने बीटी कॉटन को तो अनुमति दी थी। अब होता ही है कि ये लोग साइंटिफिक टेस्ट करके पहले परमिशन देते हैं, उसके बाद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसको आगे अप्रूव करेगी और फिर वो चलेगा। तो ऐसा ही अब दूसरा मामला आएगा कि जहाँ पर जीनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, GM मस्टर्ड यानी सरसों, और उसकी हाइब्रिड वेराइटी DMH11 उसे अनुमति दी गई है। इसकी एक तो पैदावार ज़्यादा होती है और इसमें भी फिर कीटनाशक जंतुनाशक से सुरक्षा है। इसमें और भी अच्छी बुरी बातें होंगी, वो हम खुद से पढ़ने नहीं बैठेंगे। अभी आज आया है तो 1-2 दिन में इसकी एक्सप्लेन सीरीज आएगी तो फिर हम उसको पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज 9। C राजा मोहन ने इंटरनेशनल रिलेशन का कॉलम लिखा है। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि भारत की डिप्लोमेसी, कूटनीति पहले से ज़्यादा स्वतंत्र हो रही है। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ये ऑब्जर्व किया कि कैसे वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो रशिया से ऑयल और गैस खरीदने के बारे में कुछ सोच रहे थे, लेकिन स्वाभाविक है अमेरिका को मज़ा नहीं आया और दूसरी भी बहुत सारी बातों में इमरान खान से वो नाराज़ थे। तो पाकिस्तानी मिलिट्री की मदद से इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की जॉब से हटवा दिया। उसके मुकाबले भारत, वो वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका को अच्छा लगे या बुरा, उसकी दरकिनार करके हम लोग ऑयल गैस और जो भी अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेशन है रशिया के साथ आज भी जारी हैं। ऐसा इमरान खान ने ऑब्जर्व किया। तो उसने मतलब एक प्रकार से इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा की है। उसी प्रकार से UAE ने भी कहा कि जो भारत ने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में किसी एक साइड पर तरफदारी नहीं की, वो काफ़ी दिलचस्प है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट इंडिया हैज़ चोजन नॉट टू टेक साइड्स। अब ये भी आश्चर्यजनक है क्योंकि UAE और सऊदी अरब वो हमेशा अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं। जब भी अमेरिका कुछ कहे कि ईरान के सामने हमने ये सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाने हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ अब दिलचस्प लग रही है कि देखो भारत तो अमेरिका की परवाह किए बिना अपनी इंडिपेंडेंटली चलाता है चीज़ें। फिर राजा मोहन ने ऑब्जर्व किया कि इससे पहले जो कांग्रेस मनमोहन सिंह UPA की सरकार थी उसमें हमेशा नहीं अमेरिका को बुरा लग जाएगा, यूरोपियन यूनियन को बुरा लग जाएगा, रशिया को बुरा लग जाएगा, चाइना को बुरा लग जाएगा। तो इसी पॉलिटिकल करेक्टेडनेस में हम कोई भी चीज़ सख्ती से अमल नहीं कर पाते थे। वी वेर टू डिफेंसिव एंड डेफरेंशियल। डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक कि नहीं हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, हम किसी को नाराज़ करेंगे। एंड डेफरेंशियल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी के पैरों में पड़ जाना, बहुत अपने घुटनों पे गिर जाना। तो ये एटीट्यूड मोदी सरकार आने पर बंद हुआ है और हमारे नए विदेश मंत्री S जयशंकर वो भी दम लगाकर कहीं पर भी सब बोल देते हैं जो भी उनको ठीक नहीं लगे। कि जैसे अमेरिका ये पाकिस्तान को वो कुछ F-16 जहाज़ के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर देने वाला था, उस पर नाराज़गी जताई। फिर एक बार अमेरिका कुछ बोल रहा था कि इंडिया में मुसलमान खतरे में है या ऐसा कुछ, तो उसके खिलाफ इन्होंने भी बोल दिया कि आपके यहाँ पर भी जो अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन खतरे में, तो हमको भी चिंता है। तो फिर अमेरिका थोड़ा चुप हो गया। सो लाइक दैट वी हैव बिकम मोर असर्टिव, और वो होना भी चाहिए क्योंकि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हमारा डिफेंस बजट है। इतने हम सब हथियार, मिसाइल, गोला बारूद खरीदते हैं। तो ये सब लोगों को अपना माल हमको बेचना है, चाहे रशिया हो अमेरिका, तो उनको हमारी ज़रूरत है। वी आर द कस्टमर, सो वी नीड नॉट बी सो डिफरेंशियल एंड डिफेंसिव इन आवर डिप्लोमेसी, ऐसा सब उनका कहना है। हाँ, तो जब आप बड़ा सा निबंध लिख रहे हैं, तो जब नेहरू के ज़माने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थे नाम, उस वक़्त क्या रवैया था कि हम किसी के भी दोस्त नहीं बनेंगे, हम दूर रहेंगे। अब अभी भी हम शायद ऐसे ही हैं या फिर हम अलग हैं, या हमारा नॉन अलाइनमेंट है वो अलग किस्म का है कि हमको ज़रूरत पड़ती है तो USA के भी दोस्त और रशिया के भी दोस्त वो हमारी ज़रूरतों पर निर्भर है वगैरह वगैरह। ऐसा सोच विचार करके जब लंबा सा निबंध लिखना हो कुछ, सो देन यू हैव टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट। दूसरी एक कॉलम है एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला आया कि एक महिला की शादी को 1 महीना ही हुआ था और उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे तो डाइवोर्स चाहिए, मुझे तो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा हो रही है, मेरा पति और मेरे ससुराल वाले तो मुझे काम वाली बाई की तरह रखते हैं और पूरा काम करवाते हैं, ये वो। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब शादी होती है तो ये अगर ससुराल वाले उस लड़की से घर का कुछ काम करने को कहे तो वो
ये कहना गलत होगा कि तुमको काम वाली बाई बना दिया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, पहली बात। और दूसरा, आपने शादी से पहले ही बता देना चाहिए था अगर आपको घर का कोई काम नहीं करना है तो। अब शादी के बाद अगर आप ऐसा सब कहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। ऐसा बोल के वो जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला था उसको रफा दफा हटा दिया। द कोर्ट हैज़ क्वाश्ड द डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन। इस पर सब क्रिटिक्स नाराज़ हैं कि शादी का मतलब प्यार मोहब्बत और साथ रहना, ये नहीं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना कि कोर्ट जो ये कह रहा है कि वो तो घर का काम करना होगा इत्यादि, तो ये सिर्फ महिला की जिम्मेदारी कैसे, और डोमेस्टिक वायलेंस के कई आयाम हो सकते थे, उसको और गहराई से समझने की ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। तीसरी कॉलम है महेश जेठमलानी की। वो एक प्रोफेसर GN साईं बाबा, और उसको पहले हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं छोड़ेंगे। अब वो सब इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काम का नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, पेज 10 स्टेट स्पेसिफिक समाचार, पेज 11 में भी कुछ काम का नहीं। अब वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कुछ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की समिट होगी और जयशंकर, हाँ तो उसको जाने दो, फिर आएगा कुछ आउटकम तो हम देखेंगे। पेज 12 इसमें भी एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन, महिलाओं के प्रति रवैया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बलात्कार के बाद जो 2 फिंगर टेस्ट किया जाए कि वो जो पीड़ित महिला थी उसको यौन संबंध का अनुभव था कि नहीं वगैरह, तो वो पूरी चीज़ बेतुकी है। और अब से कोई डॉक्टर ऐसा करेगा तो वो डॉक्टर का मिसकंडक्ट माना जाएगा, क्योंकि महिला को इससे पहले क्या यौन संबंध थे और अनुभव थे उसका प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ कोई लेन देन है ही नहीं, वेदर शी इज़ रेप्ड और नॉट। फिर GM मस्टर्ड की ट्रायल होगी, वो तो मैंने आपको आगे बताया, और इसको हम और गहराई से समझेंगे जब ये इंडियन एक्सप्रेस वाला एक्सप्लेन सीरीज़ लेके आएगा, और फिर आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो महीने के अंत में जो करंट अफेयर्स मैगजीन आएगा उसमें भी माल होगा तो देख लेंगे। अपनी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है, कुछ ये बाबू सोने झंडा लेके खड़ा हो जाता है कि वो खुद से जाके नेट पे सर्च करना बैठ जाएगा। भाई क्यों सर्च करना है, उसको आने दो आपके पास, और कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करना नहीं है आपको। दूसरा मामला चल रहा है कि अपने UPSC जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 1 में वो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वगैरह की बात, तो त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा बोली जाती है। अब वहाँ त्रिपुरा में जो एयरपोर्ट है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, वहाँ जो भी अनाउंसमेंट होते होंगे तो ये सब राजनेताओं की ऐसी मांग है कि वो सब अनाउंसमेंट कि ये प्लेन आ रहा है, ये प्लेन लेट चल रहा है, वो सब कोक बोरोक भाषा में बोला जाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। लेकिन आजकल त्रिपुरा में ये जो बाहर के माइग्रेंट वर्कर्स और लोग आ गए हैं उसके चलते बंगाली आबादी ज़्यादा, तो सब कुछ बंगाली में बोला जाता है, ये सब चेंज होना चाहिए इत्यादि। प्रीलिम के लिए MCQ में क्या याद रखना है, कोक बोरोक लैंग्वेज तो क्या हुआ, त्रिपुरा के साथ एसोसिएटेड। मेंस के लिए कि हाँ ऐसे सब अलग अलग मुद्दे हैं, एक ये भी मुद्दा है भाषा का, दूसरा भी मुद्दा है तमिलनाडु ये कहता है कि नीट एग्जाम के अंदर ट्रांसलेशन गलत होते हैं और हमारे तमिल स्पीकिंग छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तीसरा, होम मिनिस्टर वाली पार्लियामेंट्री कमेटी ये कहती है कि हिंदी स्टेट्स के अंदर MBBS की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाए, तो तमिलनाडु उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करता है कि हमारे बच्चों का उत्तर प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वो तो नहीं समझ पाएंगे हिंदी, तो ये सब नाइंसाफ़ी होगी वगैरह वगैरह। सो मैनी इश्यूज ऑफ गोइंग ऑन फॉर लैंग्वेज। अभी ऐसी चीज़ें मुझे तुरंत चुटकी बजा के 3-4 चीज़ें याद आ जाती है। क्यों, मैं तो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, तो नोट्स ना भी बनाए हों तो भी मेरे दिमाग में रिपीटेशन के चलते ये हो गया। तो अब कुछ भी मुझे बात करनी हो भाषा के बारे में, प्रांत के बारे में, तो ये सब मैं छाप सकता हूँ। यू ऑल्सो नीड टू कल्टिवेट दिस हैबिट, और इसी के लिए आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, इट विल हेल्प यू। आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं पूरे महीने का एक दिन आ जाएगा तो देख लूँगा, फिर पूरे महीने का एक दिन आएगा तो वो मंथली PDF फाइल आप खुद 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तो ये सब कुछ आपका दिमाग ग्रहण नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे जो चीज़ों को इंटरकनेक्ट करता है, वो समझता है, वो हो नहीं पाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी के एक समाचार मित्रों, अंडमान निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधायिका नहीं है, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब वो दिल्ली और पुडुचेरी जैसा नहीं है, इधर कोई विधानसभा या चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। तो यहाँ जो भी शासन चलेगा तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर कोई IAS ऑफिसर होगा। अब यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी यानी टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर था, उस पर ये FIR दर्ज हुई है कि उसने और लेबर कमिश्नर ने मिलके एक महिला को कहा तुमको नौकरी देंगे, लेकिन फिर उसके साथ बलात्कार किया, और पुलिस छानबीन से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 20 और महिलाओं के साथ भी ऐसा किया था। अब वहाँ माहौल काफ़ी गुस्साया हुआ है। स्थानिक नेताओं का ये कहना है कि ये जो पूरा एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है
जिसमें सब पावर आईएएस के पास और कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं उनके ऊपर देखरेख करने के लिए। एक ज़माने में कुछ हुआ करता था प्रदेश काउंसिल, लेकिन वो कांग्रेस सरकार के ज़माने में उसको हटा दिया था। तो अब ये सब बेरोक-टोक आईएएस ऑफिसर ही भगवान हो गया है और वही सब तानाशाही चला रहा है। ऐसी जो सिचुएशन हो गई उसको हटाने की ज़रूरत है। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़, ये मोरबी शहर पर मच्छू नदी पर जो सस्पेंशन ब्रिज था वो कैसे टूट गया, इसकी चीज़ है। आपको ये तैयारी करनी चाहिए। मतलब इसने पूरा सिविल इंजीनियरिंग और वो कंप्रेशन और ओवरलोड और डेड लोड और लाइव लोड और टेंशन और सस्पेंशन केबल वर्टिकल सस्पेंडर वगैरह सब चीज़ें हैं। यू शुड प्रिपेयर इट अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और थोड़े दिनों बाद आपका यूपीएससी इंटरव्यू होने वाला है तो आपको ये सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अदरवाइज़ फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू इतना सब साइंस टेक एग्ज़ाम के लिए काम करें। हमें एथिकल एस्पेक्ट देखने थे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट देखने थे, वो ज़रूरी है, नॉट दिस सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज चल रही है कि ब्राज़ील उसमें चुनाव में जेयर बोल्सोनारो को हराकर लूला डी सिल्वा वापस प्रेसिडेंट बना। अब उसकी जितनी एक्सप्लेन सीरीज चली है वो कुछ अपने लिए काम की नहीं, बहुत खींच के समझना ये है। इससे पहले भी एक थी कोई डायना रूसोफ या कोई डिल्मा रूसोफ महिला थी और उसको इम्पीच किया गया था कि उसने सब बजट में धांधली की है। साउथ कोरिया में भी एक थी पार्क गुएन ह्यू या ऐसा कुछ नाम था, वो महिला प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया था। फिर ये अभी नया आया है, अभी ये आया है तो पुराने प्रेसिडेंट को डर है कि मुझे करप्शन के मामले में फिट कर देगा वगैरह वगैरह। तो ये सब जगह डेमोक्रेसी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं दिखती, क्योंकि अगर मैच्योर होती तो ऐसे धांधली होनी ही नहीं चाहिए कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना पड़े या फिर कि बाद में इतना सारा करप्शन हो जाए कि नेक्स्ट आदमी आए उसने उसको जेल में भेजना पड़े वगैरह। तीसरी ऐसी है एक्सप्लेन सीरीज़ की इजराइल में चुनाव होने वाले हैं, भाई कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 14 विश्व समाचार, इंस्टाग्राम के अंदर डिसरप्शन हुए, वेबसाइट बंद हो गई। भाई मुझे तो ये पता नहीं क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर अ यूपीएससी एस्पायरेंट, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ लिख के आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कुछ होते हैं बाबू सोना टाइप की, स्टडी विथ मी, मैं देखो कैसे नोट्स बना रहा हूँ, 25 जात के हाइलाइटर कलर का सब इंस्टाग्राम में ब्यूटीफुल फ़ोटो डाले और मोटिवेशनल पोस्ट डाले और जो टॉपर्स हैं वो अपनी रॉयल एंट्री के वीडियो डालें, तब पूरा दिन इसी में लगा हुआ तो पढ़ाई कब करो। ये तो सब पेरिफेरल चीज़ें हैं भाई। डेली टाइम टेबल लेके चलो कि मैं सुबह उठा 7:30 बजे, चाय नाश्ता का सब करके मैं 8 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने कुछ नोट्स बनाए होंगे, अब मैं ऑडियो नोट रिकॉर्ड करूँगा, फिर मैं वापस से 10 से 12:30 तक मैं और कुछ कंटेंट डेवलपमेंट का काम करूँगा, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा वापस काम किया, फिर मैं दोपहर को सो जाऊँगा 1-1.5 घंटा, फिर मैं वापस उठ के काम करूँगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे रात को लेक्चर होते हैं, इसलिए मैं दोपहर को सो जाता हूँ थोड़ी बार, ताकि फुल एनर्जी से पढ़ाया जा सके। तो माई शेड्यूल इज़ क्लियर, मेरा तो पूरा दिन ऐसे चलता है सुबह से लेकर रात को 12:30 बजे तक। व्हाट इज़ योर शेड्यूल? कि बस ऐसे ये मूड आया तब व्हाट्सएप देखा, मूड से आया तब इंस्टाग्राम देखा, देन इट विल नॉट हेल्प यू। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे मुनाल भाई तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप आराम से ये टेलीग्राम चैनल अभी खोलो तो डेली अपनी करंट अफेयर्स के लगभग 1 महीने से ऑडियो नोट और नोट्स चल रहे हैं। अभी ये पूरे अक्टूबर महीने का मंथली करंट अफेयर पीडीएफ अनअकैडमी का आएगा, वो मैं तैयार करवा रहा हूँ, वो आप कुछ दिनों में देखोगे। उसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसका फल कुछ दिनों में आपको दिखे। रोज़ रोज़ करके डालो तो इट विल बिकम जस्ट लाइक दैट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका रोज़ एपिसोड आता है तो कुछ क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी का कुछ करना है तो आपको ठहर के आराम से पहले बनाना होगा फिर रिलीज़ करना होगा। सो इट विल कम, स्टे ट्यून्ड। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ तो इंटरनेशनल रिलेशन में यही सब चल रहा है मित्रों। चीन में ज़ीरो कोविड पॉलिसी, मतलब उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये कहना है कि कुछ भी कोरोना का केस दिखे पूरे शहर को लॉकडाउन कर दो, तालाबंदी कर दो, जिसके चलते लोग परेशान हैं, नौकरी धंधे ठप हैं, खाने को भी मिल नहीं रहा है। तो बप्पी लहरी का एक गीत आया था, जिमी जिमी आजा आजा, तो ये सब लोग अब टिकटॉक पे कुछ वीडियो बना रहे हैं जिमिए जिमिए या जिमी जिमी। अब वो जिमी जिमी का चीन भाषा में मतलब ये है, चीनी भाषा में मतलब ये है कि मुझे चावल दो, मुझे चावल दो। यानी ये सब लोग ऐसा जताना चाहते हैं हम घर पे बैठे, हमारे पास खाने को अब कुछ बचा नहीं, हमें चावल चाहिए। आगे बढ़ते पेज 15 इकोनॉमी। ई रूपी, अब ई रूपी दो हैं, एक तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, वो कूपन के रूप में दे और फिर वो जो आदमी है वो उसको अलग अलग चीज़ें खरीदनी हो, ऐसा सरकारी योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सिस्टम वो अलग। दूसरा है आरबीआई अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करेगा, उसको भी अब वो बोला है मैं ई रूपी कहूँगा। कुल मिलाकर मामला वो पहले भी कई बार मैंने पढ़ा है, वो फ्री सीरीज़ विन 23 टू 22 सीरीज़ में मामला ये है कि आरबीआई अभी करेंसी नोट को कागज़ पे छापता है, प्रिंट करता है, उसकी जगह वो थोड़े करेंसी नोट कागज़ पे न छापते हुए अपने सुपर कंप्यूटर पे कमांड दे दे
और डिजिटली वो आपके बैंक खाते में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रूपी। अब इसको चलाने के लिए वो कुछ प्रयोग करेगा। ऐसा है कि सेकेंडरी मार्केट में होलसेल सेगमेंट में प्रयोग चालू करेगा। तो कहना क्या चाहता है, देखो आपने गाड़ी ब्रांड न्यू पेटी पैक खरीदी मारुति के शोरूम से, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। फिर आपके वो गाड़ी आप यूज़ की 5 साल बाद आप किसी को बेच रहे हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। ये एक बात हुई। रिटेल क्या होता है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करो तो उसे हम कहें रिटेल है, शेयर बाजार बॉन्ड बाजार जो। होलसेल क्या होगा, उससे बड़े बड़े करोड़ों के जो दाव खेलते होंगे, तो उसे हम कहें मान लीजिए होलसेल। तो सेकेंडरी होलसेल मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब कुछ लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पता, पहले वो बता दूँ। सरकार को पैसा उधारी में लेना है तो वो मार्केट में कुछ कागज़ के टुकड़े जारी करेंगे आरबीआई द्वारा, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उस पर ऐसा लिखा होगा ये 1000 रुपये का कागज़ का टुकड़ा है, जो भी इसको रखेगा उसको हम 8% ब्याज देंगे और आप हमको पैसा इन्वेस्टमेंट में दो। सो दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आरबीआई ने ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशू की होंगी, कुछ लोगों ने खरीदी होंगी, फिर वो वाले इन्वेस्टर मैच्योरिटी पीरियड से पहले कि मान लीजिए 20 साल की मैच्योरिटी का ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो 10 साल में बेचना चाहते, तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट, यूज्ड कार का मार्केट। और उसमें भी होलसेल वाला, मतलब करोड़ों के दाव जो खेले जा रहे हैं, उस मार्केट में जो पैसों का व्यवहार हो रहा है, कुछ बार आरबीआई खुद भी वहाँ से खरीदेगा। वो डिपेंड करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में उसको क्या खेल करना है महंगाई के लिए लड़ने के लिए। वो सब मॉनेटरी पॉलिसी में पहले पढ़ा चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना, व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन सर्च करके। खैर, तो वो सब खेल में आरबीआई समझो सूटकेस भर के जो पैसा देता होगा, कागज़ के छापे हुए नोट, उसकी जगह वो डिजिटल तरीके से पैसा देगा, दैट वी विल कॉल ई रूपी। तो ऐसा सेकेंडरी मार्केट होलसेल सेगमेंट में ये खेल होने वाला है, वो अभी प्रयोग करेंगे। ये एक बात हुई। दूसरा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आप इशू करेंगे तो एक हो सकता है टोकन मोड और दूसरा हो सकता है अकाउंट मोड। वो अभी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसमें डिटेल में चर्चा होगी। तीसरा कि ये जो सेटलमेंट होंगे सब, तो एक होगा डायरेक्ट मॉडल कि आरबीआई खुद से ही आपके खाते में डिजिटल पैसा दे रहा है। दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट मोड कि फॉर एग्जांपल हम नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस है, तो वो ऐसा है कि कुछ एनपीएस के ऊपर पीएफआरडीए बॉडी है, फिर नीचे एनएसडीएल नाम की संस्था कोऑर्डिनेट करे कुछ डिजिटल, फिर एसबीआई एचडीएफसी वाले आपसे पैसा ले, और वो ऐसा सब अलग अलग टीयर्स में काम होता है, और फिर वो जाके शेयर बाजार बॉन्ड बाजार में इन्वेस्ट होता है। तो ऐसा इंटरमीडिएट वाला मॉडल अगर कुछ बनाया जाए तो वो दूसरा तरीका हो सकता है कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी एसबीआई एचडीएफसी को दे और फिर उनको बोले कि तुम अब निपटा लो नीचे, कि जो छुट्टे पैसे लेने हैं उसको डिजिटल दे देना और जो भी सेटलमेंट तुम करना। खैर, वो भी अब इकोनॉमिक सर्वे आएगा अगले साल, तो डिटेल में सब उसने बनाया होगा, तो हम समझेंगे। तीसरा मुद्दा चल रहा है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसकी अलग अलग जो 3 कुछ स्कीम है। एक तो होता है कि आपको पेंशन मिलेगा, दूसरा मर गए तो आपको फैमिली को इंश्योरेंस मिलेगा, और तीसरा होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आप सोच सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज़ है। तो ऐसी इसकी 3 स्कीम है। अब इसमें ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, जिसको ईपीएस 95 भी कहते हैं, तो समझिए मजदूर ने पूरी ज़िंदगी उसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा, फिर रिटायरमेंट होगा तो उसको हर महीने पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो 6 महीने बाद रिटायर होने वाला है और उसको थोड़ा पैसा वापस निकालना है कि बच्चों की शादी है, कॉलेज एडमिशन है, मॉरिशस घूमने जाना है, देन वो टाइम से पहले पैसा विड्रॉ कर सकता है कि नहीं। उसके जो भी नियम होंगे कि मान लीजिए 20% विड्रॉ कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, XYZ, उन नियमों में ईपीएफओ कुछ रिलैक्सेशन लाने वाला है। अब वो क्या नियम में रिलैक्सेशन करेगा हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। मुझे यकीन है द हिंदू न्यूज़पेपर इस पर बड़ी सी PhD थीसिस लिखेगा, क्योंकि उसकी जो रीडरशिप है वो ऐसे वर्कर और वो सब जनता है जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के साथ जुड़े हैं। सो दे विल डू इट, बट यू थिंक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पुराने पेपर देख भी लिया करो, कौन इतनी PhD पूछता है, तो नहीं पूछता है तो हम टाइम नहीं करेंगे। इलॉन मस्क जो अब ट्विटर उसने खरीद लिया, अब वो रोज़ बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री उसकी देगा कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। और ऐसी सब फालतू फालतू की चीज़ें वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। सरकार के सामने फीजल चैल है। जब वो ऐसी बात हुई, पूरे साल का क्या इनकम एक्सपेंस होगा सरकार ने गिन के रखा होगा, पर अचानक से नए बॉम्ब फूट गए हैं। पहला बॉम्ब ऐसा फूटा कि मोदी सरकार ने ये कहा कि अगले 3 साल में 10 लाख लोगों को, या अगले 18 महीनों में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो उसके लिए भी तो अब नया प्लस माइनस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चे हो जाएंगे। G20 की समिट अगले साल होने वाली है, तो उसका भी बड़ा खर्चा हो जाएगा, जो भी शामियाना समारोह करना है। और फर्टिलाइज़र के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट जो करते हैं हम फर्टिलाइज़र और किसानों को सस्ते में देना है, तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी के खर्चे भी बहुत बढ़ गए रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते। तो ये सब के चलते तकलीफ आएगी। अब ये भी आते रहेगा, पर हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। फॉर अ सिंपल रीजन, अगले साल जो बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो वही सब ऑब्जर्वेशन वापस देंगे, तो एक साथ में देख लेंगे। तो आगे बढ़ो। ओके, देन पेज 16, 17, 18 स्पोर्ट्स के समाचार में कुछ खास नहीं था। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।